नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। यह कहानी इस मिटता नहीं मिटाने से का आगे का भाग है। प्रिया जब आशिका को अपने घर रजत से मिलवाने ले जाती है। रजत एक कमरे में बैठा होता है। प्रिया बोलती है, जाओ उस कमरे में रजत से मिल लो। आशिका कमरे में जाती है। रजत कमरे में आंखें बंद किए लेटा होता है, पर आशिका की पायल की आवाज़, चूड़ी की खनक उसे उठा देती है। रजत आंखें खोलकर देखता है तो दरवाजे पर आशिका खड़ी थी। रजत आशिका को देखता ही रह जाता है। पीले रंग की साड़ी, हाथ में रंग बिरंगी चूड़ियाँ, पैरों में पायल की घनक, हाथ में मेहंदी लगी और आशिका के माथे पर सिंदूर जो उसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा रहा था। रजत बिर से उठकर आशिका की तरफ जाता है और सोचता है, काश इस सिंदूर के नाम का हकदार मैं होता। रजत आशिका से बोलता है, सिर्फ 2 महीने ही हुए हमें दूर हुए, पर मेरे लिए हर लम्हे सदियों का फासला था। फिर आशिका आंखों में नमी लाते हुए बोलती है, तुम भी तो उस दिन बिन बताए चले गए। अगर मैंने उस दिन मना किया तो हमारे सारे रिश्ते खत्म हो गए क्या? दुनिया में दोस्ती का भी रिश्ता होता है जो प्यार से भी बढ़कर होता है। तभी रजत बोलता है, देखो आशिका, तुम मेरे प्यार को दोस्ती का नाम नहीं दे सकती। मैं तुमसे प्यार करता था, करता हूँ और करता रहूँगा। फिर रजत आशिका के कंधे पर हाथ रखता है, जिससे आशिका की पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं, क्योंकि रजत पहले भी ऐसा कर चुका था जो आशिका के लिए प्यार भरा एहसास था, पर अब दोनों के लिए सजा बन चुकी थी। प्यार में पड़कर वो एक निर्दोष का दिल तोड़ चुकी थी, पर यह एहसास उसे जिंदगी भर रजत के इस हालत का जिम्मेदार ठहराता रहेगा। रजत बोलता है, हम अभी भी यहाँ से चल सकते हैं, मुझे दुनिया की कोई परवाह नहीं। तभी आशिका अपने कंधे से रजत का हाथ हटाती है और गुस्साते हुए बोलती है, देखो रजत, होश संभालो, अब मेरी शादी हो चुकी है और मैं पंकज की हो चुकी हूँ। रजत की आंखों से आंसू बहे जाते हैं। तभी प्रिया वहाँ आ जाती है और आशिका से बोलती है, प्रिया, शाम होने वाली है, अब चलो कुछ सामान मार्केट से ले लेते हैं, नहीं तो किसी को शक हो जाएगा। तभी आशिका रजत की आंखों से आंसू पोंछते हुए बोलती है, देखो रजत, मुझे भी तुम्हारा साथ चाहिए था, पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। तुम वादा करो मुझसे कि तुम अब शादी कर लोगे, नहीं तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी और तुम्हारी आंखों में आंसू मैं नहीं देख सकती। लेकिन रजत के आंसू बहते रहते हैं। तभी प्रिया बोलती है, रजत, आशिका ठीक बोल रही है, अभी तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी है और तुम इस तरह से आशिका को प्यार करते रहोगे तो तुम्हें ही दुख होगा और आशिका को भी। अब तुम आशिका को भूल जाओ और आशिका के साथ बिताए लम्हे को एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ दो। रजत वहाँ से अपना बैग लेता है और उस जाने लगता है। तभी आशिका बोलती है, कहाँ जा रहे हो? दिल्ली, पर तुमने मेरी बातों का जवाब नहीं दिया कि तुम शादी करोगे। तभी रजत बोलता है, तुम्हें भुला तो न सकूंगा, पर जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश जरूर करूंगा। और जाते हुए रजत बस इतना ही कहता है, यूं एक नज़र का प्यार मुझे जिंदगी भर का गम दे गया। तू भी टूटे दिल के साथ आगे बढ़ी और मैं टूटे हुए दिल के टुकड़ों को समेटता रहा। फिर आशिका सिर्फ रजत को जाते हुए देखती रहती है और उसकी आंखें छलक जाती है। प्रिया आशिका को संभालती है। रात हो चली। शर्मा जी चिरंजीव से बोलते हैं, तुम कल क्यों जा रहे हो? कुछ दिन और रुक जाते। नहीं दोस्त, रुक तो जाता, पर काम है इसलिए जाना होगा। तभी शशि जी बोलती हैं, भाई साहब, शादी की भागदौड़ में मैं सुषमा से सही से बात भी नहीं कर पाई, इसलिए कुछ दिन और रुक जाइए। बनारस घूमने चलते हैं, सारे मंदिरों के दर्शन कर लेंगे। तभी सुषमा जी चिरंजीव से बोलती हैं, हाँ जी, शशि ठीक कह रही हैं, हमारी बेटी की भी शादी हो गई है और आशिका की भी, तो यहाँ आए ही हैं तो घूम लेते हैं। चिरंजीव बोलता है, ठीक है। तभी आशिका और प्रिया आ जाती हैं। शशि बोलती हैं, तुम दोनों ने बड़ी देर कर दी आने में। तभी प्रिया बोलती है, आंटी, जो सामान मुझे चाहिए था ना, वो मिला नहीं। तभी सुषमा बोलती हैं, अच्छा ये सब छोड़ो, जाओ अपने कमरे में
विनय और पंकज वही हैं। प्रिया और आशिका दोनों अपने कमरे में जाती हैं। वहाँ विनय और पंकज टीवी देख रहे थे। तभी प्रिया विनय से बाहर चलने को बोलती हैं। विनय बोलता है, पंकज जी अभी आता हूँ मैं। विनय कमरे से बाहर आ जाता है। तभी प्रिया बोलती है, मुझे आशिका और रजत के लिए बहुत बुरा लग रहा है। विनय पूछता है, क्यों, क्या हुआ? वहाँ प्रिया बोलती है, छोड़ो ये सब। आशिका कमरे में पंकज के साथ बैठी होती है। आशिका बेड पर से उठकर बाहर जाने लगती है। तभी पंकज आशिका का हाथ पकड़ लेता है और अपने करीब करते हुए बोलता है, कहाँ जा रही हैं आप? वो माँ बुला रही हैं, कल सुबह सुबह ही निकलना है ना है हमें, तो माँ कुछ सामान दे रही थी, देखने के लिए बुला रही हैं। पंकज बोलता है, ठीक है जाइए आप। घर में सब लोग खाना खाकर सो चुके थे। पंकज भी पूरे दिन का थका हारा था, इसलिए वो बेसुध होकर सो गया। कौन आया कौन नहीं उसे पता नहीं चला। आशिका अपनी माँ से मिलकर अपने कमरे में आती है और बिस्तर पर लेट जाती है। पंकज खर्राटे लेकर सो रहा था, इसलिए वो निश्चित होकर सो गई, पर नींद उसे भी नहीं आई। आंखों में आंसू बह रहे थे। रजत जो कि उससे हमेशा के लिए दूर जा चुका था, पर काश जिंदगी के किसी मोड़ पर अगर मैं रजत से मिलूं तो वो हंसते हुए मिले मुझे, अपने हमसफ़र के साथ जो उसे मुझसे भी ज़्यादा प्यार करे। रजत मेरी ज़िंदगी का एक खूबसूरत हिस्सा है, जिसे मैं याद कर आंसू नहीं बहाऊंगी, बल्कि उसे याद कर हमेशा मुस्कुराऊंगी कि वो कोई था जिसने मुझे खुद से भी ज़्यादा चाहा। फिर वो पंकज की तरफ देखती है और मन में बोलती है कि जब से मैं आपके हर सुख दुख में आपके साथ हमेशा रहूंगी। अब आशिका को अपने घर ससुराल जाने का इंतजार था, जहां वो एक अच्छी बहू, पत्नी और कई रिश्तों को बड़ी शिद्दत से निभाने के लिए तैयार थी। निर्मला जी रिश्तेदारों को विदा कर देती हैं। अगले दिन मुंबई के लिए सारी तैयारी हो गई थी। शर्मा जी और उनका परिवार निर्मला जी के परिवार को विदा करने एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। सुरेंद्र जी सबसे विदा लेते हैं और बोलते हैं, अच्छा भाई साहब अब आज्ञा दीजिए। शर्मा जी हाथ जोड़ते हैं और अपनी बेटी आशिका की तरफ देखते हैं और सिर पर हाथ रखते हैं। तभी निर्मला जी बोलती हैं, भाई साहब आपकी बेटी को हम अपनी बेटी बना कर रखेंगे, आप आशिका की फिक्र न करें। जी बहन जी, टाइम हो चुका था जाने का, सब विदा लेते हैं। आशिका का ससुराल मुंबई में पहला दिन था। आस पड़ोस की औरतें निर्मला के आने पर बोलती, तो बहन जी ले आई बहू। हाँ, और आप सब आइएगा देखने। जी बिल्कुल। निर्मला जी पंकज को बोलती हैं, बेटा आशिका थक गई होगी, उसे उसके कमरे में ले जाओ। जी माँ। फिर निर्मला अपनी बड़ी बहू स्वरा से बोलती हैं, स्वरा बेटा आज खाना बाहर से ऑर्डर कर दो। जी मम्मी जी। सुरेंद्र और निर्मला सोफे पर बैठ जाते हैं। तभी सुरेंद्र बोलता है, चलो अब हमारे दोनों बेटे अपनी अपनी गृहस्थ में बंध गए। निर्मला जी बोलती हैं, जी और हमारी दोनों बहुएं भी एक से एक हैं। तभी स्वरा वहाँ आती है और बोलती है, मम्मी जी खाना ऑर्डर कर दिया है। निर्मला बोलती हैं, अच्छा बेटा तुम लोग कब जा रहे हो? जी मम्मी जी 10 मार्च को। अच्छा बेटा कब तक के लिए? आशिका को क्या सामान कहाँ रखा है सब बता देना। जी मम्मी जी। पंकज अपने कमरे में आशिका को बोलता है, तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कहना। आशिका हाँ बोलती है। तभी पंकज आशिका के करीब जाता है और उसके माथे को चूमता है। तभी स्वरा आ जाती है और बोलती है, उप्स सॉरी देवर जी, खाना लग गया है, जल्दी आ जाइए। स्वरा हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। अगले दिन आशिका की पहली रसोई होती है। निर्मला जी आशिका से बोलती हैं, बेटा जो मन करे वो बना लो, बाकी स्वरा बता देगी क्या सामान कहाँ रखा है। तभी स्वरा बोलती है, चलिए देवरानी जी आज कुछ आपके हाथ से अच्छा बनवाते हैं। स्वरा और आशिका किचन में जाती हैं। तभी स्वरा बोलती है, कैसी रही आपकी रात? आशिका शर्माते हुए सब्जी काटने लगती है। तभी स्वरा बोलती है, अच्छा मत बताइए, वैसे आपकी हंसी सब कुछ बता रही है। स्वरा और आशिका में खूब बातें होती हैं और खाना भी बन जाता है। फिर स्वरा कहने लगी,
डाइनिंग टेबल पर मैं खाना रख आती हूँ। घर के सब सदस्य खाना खाने के लिए बैठे। सुरेंद्र जी बोलते हैं, अरे वाह, खाने की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। क्या बना है याद? स्वरा और आसिका सबको खाना परोसती हैं। सब खाना खाते हैं। सुरेंद्र जी बोलते हैं, खाना तो बहुत अच्छा बना है। निर्मला जी कहने लगी, बहू को पहले रसोई तो दीजिए। सुरेंद्र जी आसिका को नेक सगुन में पैसे देते हैं और निर्मला जी खानदानी कंगन, जो कि एक स्वरा के लिए था और एक आसिका के लिए। उधर से पंकज बोल पड़ता है, ओ माँ, मेरे लिए। स्वरा बोलने लगी, अरे देवर जी, आपके लिए आसिका है ना। फिर सब हंसने लगते हैं। कुछ दिन बाद स्वरा आसिका को घर के एक एक चीज़ के बारे में बताती है कि निर्मला जी की दवाई, उनके खाने का समय, सुरेंद्र जी के खाने का समय, सब कुछ आसिका को बताते हुए बोलती है, देखो आसिका, ये घर और यहाँ के लोग तुम्हारी जिम्मेदारी हैं और मैं जानती हूँ तुम इन्हें बाखूबी से निभाओगी। आसिका बोलती है, जी दीदी। वैसे आसिका, अगर नीलेश का अमेरिका जाना नहीं होता ना, तो मैं तुम्हारे साथ रहकर मस्ती मजाक करती। अब वहाँ सबको मिस करूँगी। जी दीदी, हम सब भी आपको बहुत मिस करेंगे। नीलेश और स्वरा का अमेरिका चले जाते हैं। अब घर में सिर्फ सुरेंद्र जी और निर्मला जी और पंकज आसिका ही थे। आसिका सबका अच्छे से ख्याल रखती है और सुरेंद्र जी और निर्मला बहुत खुश थे। सुरेंद्र जी और पंकज के ऑफिस जाने के बाद निर्मला जी और आसिका खूब बातचीत करती, हंसी मजाक करती। निर्मला जी कभी पंकज के बचपन की बात बताती तो कभी नीलेश के बारे में। एक दिन शशि जी आसिका का हाल चाल पूछने के लिए फ़ोन आता है। शशि जी बोलती हैं, नमस्कार बहन जी, कैसे हैं आप सब? नमस्कार जी, यहाँ सब बढ़िया, आप बताइए। जी यहाँ सब ठीक है। और आसिका सही से घर का ध्यान रख रही है ना? जी बहन जी, वो सब का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। अभी मेरे पास ही है, लीजिए बात कीजिए उससे। आसिका अपनी माँ से बात करती है तो उसे पता चलता है कि प्रिया प्रेग्नेंट है। जब से मुंबई आई, आसिका की प्रिया से एक बार भी बात नहीं हुई। इसलिए घर का सारा हाल पता कर आसिका प्रिया को कॉल करती है। प्रिया को बधाई देने के बाद आसिका के मन में रजत के बारे में पूछने की इच्छा हुई, पर फिर उसने पूछना ठीक नहीं समझा। जिन बीते लम्हों को समेटकर यादों के पन्नों पर कैद किए हैं, उन किताबों को फिर से खोलना उसे गंवारा नहीं हुआ। तभी प्रिया बोलती हैं, क्या हुआ? कुछ नहीं, पंकज आ गए हैं, मैं अब रखती हूँ। फिर आसिका सोचती हैं, काश रजत भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका हो, वो जहाँ भी हो खुश रहे। दिन बीतता गया। आसिका का गृहस्थ जीवन सही चल रहा था। पंकज आसिका को बहुत प्यार करता था और पंकज के घरवाले भी आसिका को बहुत प्यार से रखते थे। इन सब के बीच आसिका रजत को पूरी तरह भूल चुकी थी। कुछ दिन बाद आसिका प्रेग्नेंट होती है और ये खुशी निर्मला जी के लिए बहुत कीमती था, क्योंकि घर में पहला नन्हा मेहमान आने वाला था। सुरेंद्र जी शर्मा जी को फ़ोन कर बताते हैं और शर्मा जी का परिवार भी नन्हे मेहमान का बेसब्री से इंतजार में था। तभी शर्मा जी शशि जी से बोलते हैं, आज हमारी नन्ही सी आसिका इस दुनिया में नन्हे से रिश्ते को लेकर आने वाली है। तभी शशि बोलती हैं, सब भगवान की कृपा है। चलो अब मैं बेफिक्र हूँ कि आसिका अपने अतीत को भुला चुकी है। जी शशि जी, आज हमारा एक सही फैसले से हमारी बेटी आज खुश है और पंकज जैसा दामाद पाकर हमारा जीवन सफल हो गया। इधर पंकज अपने ऑफिस में काम करने वाली नैना से बहुत प्यार करने लगा था। नैना पंकज के ऑफिस में काम करती थी। पंकज और नैना एक पार्टी में मिले थे और नैना के मॉडर्न पहनावे में ने पंकज को आकर्षित कर लिया और थोड़ा सा स्पर्श से पंकज नैना की ओर खींचा चला जाने लगा। नैना भी पंकज से प्यार करने लगी थी और पंकज उसे नए नए तोहफे देता था, उसके साथ घूमने फिरने भी जाता था। पंकज अब घर भी देर से आता था और पंकज नन्हे मेहमान के आने पर खुश नहीं था। वो आसिका पर आए दिन गुस्सा करता था। एक दिन निर्मला जी पंकज को आसिका पर चिल्लाते हुए देखती हैं और बेटे को समझाती हैं, बेटा ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम है क्या? तभी पंकज बोलता है, नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है।
फिर निर्मला जी ने कहा, तो तुम आशिका पर गुस्सा क्यों करते थे? माँ हर बार वो गलती कर देती है, और आज तो मेरी इम्पोर्टेंट फाइल जो मैंने उसे रखने को दिया था, पता नहीं कहाँ रख दी। तभी निर्मला जी बोलती हैं, तुम्हारी शादी को 8 महीने हो गए और उस बच्ची ने अपनी सारी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है और अब इस घर का वारिस देने जा रही है। ऐसे में तुम उस पर गुस्सा करोगे तो कैसे वो खुश रहेगी? और हाँ, जो तुम फाइल ढूंढ रहे हो, तुमने मुझे दिया था जल्दी जल्दी में। माफ़ कर दीजिए माँ, मुझे ध्यान नहीं था। फिर निर्मला जी कहने लगी, ये सब छोड़ो, तुम दोनों कहीं घूमने नहीं गए शादी के बाद? ऐसा करो, 1 हफ्ते के लिए तुम दोनों बाहर चले जाओ। पंकज जाने से मना कर देता है। निर्मला जी के बहुत समझाने पर वो आशिका के साथ घूमने केरला जाता है। लेकिन फिर भी पंकज आशिका का रिश्ता दिन प्रतिदिन उलझता जा रहा था। पंकज आशिका पर गुस्सा करता था। तभी निर्मला जी आशिका से बात करती हैं और बोलती हैं, बेटा तुम दोनों में सब ठीक तो है ना? जी माँ जी। नहीं बेटा, कुछ ठीक तो नहीं लग रहा। पंकज तुमसे इस तरह बर्ताव करता है, इसमें कुछ कैसे ठीक है? तभी आशिका दुखी मन से बोलती है, मुझे भी नहीं पता माँ जी, ये बिना बात के ही गुस्सा करने लग जाते हैं। बेटा मैंने पंकज के इस बर्ताव को देख लिया था, मैंने उससे बात भी की, इसलिए उसे बोला था कि कुछ दिन बाहर घूम आए, लेकिन वो फिर भी वैसा ही है। आशिका चुप रहती है। तभी निर्मला जी बोलती हैं, ये सब छोड़ो, तुम अपना ख्याल रखो और खुश रहो। पंकज की बात को दिल से मत लगाओ। जिम्मेदारियों को जो आ गई हैं उस पर, और ऑफिस में भी कई तरह के काम की टेंशन भी, तुम पंकज की बातों पर ध्यान मत दो। फिर निर्मला जी हंसते हुए बोलती हैं, बताओ आज खाने का क्या मन कर रहा है? मैं तुम्हारे लिए बना कर लाती हूँ। नहीं माँ जी, मैं खुद बना लूँगी। तभी निर्मला जी कहने लगी, बेटा अभी तुम आराम करो, ये शुरू के कुछ महीने बहुत नाजुक होते हैं। और हाँ, खुश रहो। अगर मन करे तो घर फोन कर बात कर लो और मुझसे भी बात कर लो, ठीक है? आशिका निर्मला जी को गले लगा कर बोलती है, धन्यवाद माँ। निर्मला जी आशिका की सिर पर हाथ फेरते हुए वहाँ से चली जाती हैं। दिन बीतता गया। आशिका और पंकज में बहुत दूरी आ चुकी थी, पर अब आशिका को सिर्फ फिक्र थी तो अपने आने वाले बच्चे की। अब आशिका पंकज की फिक्र को छोड़ अपने होने वाले बच्चे के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि बच्चे के आने के बाद पंकज गुस्सा कम करने लगे और आशिका एक सुंदर सी बेटी को जन्म देती है। पर पंकज निर्मला जी के कहने पर भी आशिका से मिलने हॉस्पिटल नहीं आते। धीरे धीरे आशिका अपनी बेटी का ध्यान रखने में बिजी हो गई, पर कई बार पंकज घर भी नहीं आते थे। आशिका को पंकज का घर न आना अच्छा नहीं लगा और एक दिन आशिका ने कारण पूछा तो पंकज ज़्यादा काम का बहाना बना देता था। निर्मला जी पंकज को बोलती हैं, ऑफिस से रोज लेट आते हो तुम, और यहाँ बहू तुम्हारा खाने पर इंतजार करती है, आखिर इतना लेट क्यों आते हो? तभी पंकज बोलता है, माँ ऑफिस का काम कुछ ज़्यादा है इसलिए। अच्छा तो पहले तो कभी लेट नहीं हुए, अब क्यों? देखो पंकज, अगर गलत राह पर चल रहे हो तो संभल जाओ। पंकज वहाँ से जाने लगता है। तभी निर्मला बोलती हैं, बहू दिन भर हम सबका इतना ख्याल रखती है और ऊपर से स्नेहा जो अभी नन्ही सी है उसकी भी जिम्मेदारी है, और तुम होगी सिर्फ उन्हें ऑफिस का काम और छुट्टी वाले दिन भी घर से बाहर। माँ मैं हर चीज़ का हिसाब नहीं दे सकता आपको। बोलते हुए पंकज वहाँ से चला जाता है। निर्मला जी को बेटे का इस तरह से बात करना अच्छा नहीं लगा। जिस बेटे ने पलट कर जवाब नहीं दिया वो आज इस तरह से बोल रहा। निर्मला जी कुछ नहीं बोली। आशिका दिन भर काम करती रहती और बेटी को भी संभालती, और जब पंकज के करीब जाती तो उसे गुस्सा कर देता। दिन बीतता गया। पंकज ड्रिंक करने लग गया था और 2-2 दिन बाद घर आता था और परिवार वालों को सीधे मुंह जवाब नहीं देता था, और आशिका को पंकज के इस बर्ताव से तोड़ कर रख दिया था। आशिका की जिंदगी गमों में बीत रहे थे। पंकज आशिका से जबरदस्ती मिलता तो गुस्सा करता या हाथ उठा देता था। शर्मा जी बेटी का अक्सर हाल चाल पूछते रहते थे और आशिका अपने गमों को जाहिर नहीं होने देती थी। तभी एक दिन
निर्मला जी बोलती हैं, बेटा हम तेरे गुनहगार हैं, अपने बेटे को संस्कार न दे पाए। पहले ये ऐसा नहीं था, पर अब। तभी आसिका निर्मला जी के हाथों को पकड़कर बोलती है, माँ जी पंकज क्या कर रहे हैं, किसके साथ हैं, कहाँ हैं? अब मुझे इन सब से मतलब नहीं, मैं हार चुकी हूँ इन सब चीज़ों से। फिर आसिका अपनी बेटी को गोद में लेकर बोलती है, मेरी दुनिया स्नेहा से शुरू और स्नेहा पर ही खत्म। निर्मला जी अपनी बहू को गले लगाते हुए बोलती हैं, बेटा तू कुछ दिन अपने घर चली जा, सुरेंद्र जी तुझे छोड़ आएंगे। आसिका भी घर जाना चाहती थी, इसलिए वो हामी भर देती है। तभी निर्मला जी सुरेंद्र जी को बोलती हैं, अपने बेटे की करतूत देखी आपने? तभी सुरेंद्र जी ऊंची आवाज़ में बोलते हैं, उस नालायक का नाम नहीं लेना। और आपको पता है निर्मला जी, हमारे ऑफिस के एक कर्मचारी ने इसे किसी लड़की के साथ उसके घर में जाते देखा था, तब से मैं ये बात छुपाया हुआ था। निर्मला जी बोलती हैं, उसे तो हम सुधारेंगे। सुरेंद्र बोलते हैं, कैसे? हम सब बनारस चलते हैं, आसिका को वहाँ 2 महीने के लिए छोड़ देंगे और हम 10-15 दिन में वापस आ जाएंगे। जब वो अकेला रहेगा इस घर में तो उसे आसिका की कमी जरूर महसूस होगी। तभी सुरेंद्र जी बोलते हैं, आप ठीक बोल रही हैं, मैं शर्मा जी को बता देता हूँ कि हम आ रहे हैं। सुरेंद्र जी शर्मा जी को फ़ोन लगाकर बोलते हैं, नमस्कार भाई साहब। जी नमस्कार, इतने दिनों बाद कैसे आए आप? और हमारी बेटी और नातिन कैसी है? जी सब ठीक हैं। जी हम आपसे कहना चाहते थे कि हम बनारस आ रहे हैं, आसिका कुछ दिन वहाँ रुक जाएगी। तभी शर्मा जी बोलते हैं, जी भाई साहब आप सबका इंतज़ार रहेगा। आसिका निर्मला जी सब सामान पैक कर लेते हैं और बनारस जाने की तैयारी करते हैं। तभी पंकज आ जाता है और बोलता है, क्यों बुलाया मुझे? और सामान को देख बोलता है, कहाँ जा रहे हो आप सब? तभी सुरेंद्र बोलते हैं, बेटा हम सब बनारस जा रहे हैं और तुम्हें घर की चाबी देना है। मुझसे पूछे बिना आप सब कैसे जा सकते हो? तभी निर्मला जी गुस्साते हुए बोलती हैं, तुम हो कौन जो मुझ तुमसे पूछें? पंकज को चुप रहना ठीक लगा। वो आसिका के पास जाता है और बोलता है, जा रही हो, मेरी बेटी का ख्याल रखना। आसिका कुछ नहीं बोलती। एक बार ऐसे ही आसिका ने लिपस्टिक का निशान पंकज के शर्ट पर देखा था और आज वही निशान देख आसिका खामोश हो जाती है और अपनी बेटी को ले पंकज से थोड़ा पीछे हट जाती है। बाहर टैक्सी आ चुका था। आसिका और निर्मला जी सुरेंद्र टैक्सी में बैठ जाते हैं, पर पंकज दरवाजे तक नहीं आता और टैक्सी एयरपोर्ट की तरफ चल पड़ी। आसिका का भरोसा बिल्कुल टूट चुका था पंकज से, जिसे अपना सब कुछ मान उसने उसके लिए खुद की ज़िंदगी कुर्बान कर दी, पर उसी ने किसी और के लिए उसकी ज़िंदगी खराब कर दी। आसिका को पंकज से नफरत हो चुकी थी। वो पहले जैसा पंकज जब बदल चुका था। आसिका गमों का सारा भार लेकर अपने घर जाती है ताकि पंकज बदल जाए और वो खुद लेने आए उसे। उम्मीद है आसिका को जो बदल चुका है उसे फिर से सही राह पर लाना है। राकेश बनारस एयरपोर्ट पर आसिका और उसके सास ससुर का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद आसिका और अपने परिवार के साथ एयरपोर्ट से बाहर आती है और राकेश निर्मला और सुरेंद्र जी के पैर छूता है। फिर सुरेंद्र जी कहने लगे, बेटा तुम आसिका को लेकर जाओ, हम शाम को आते हैं। राकेश बोलता है, अंकल अभी आप हमारे साथ चलिए, आराम कर घर चले जाइएगा। तभी निर्मला जी बोलती हैं, नहीं बेटा हम कल आते हैं, 2 साल से घर बंद है, थोड़ा देख रेख कर लेंगे, उसके बाद फिर कल हम आते हैं। राकेश बोलता है, ठीक है अंकल जी। तभी शर्मा जी का कॉल आता है और राकेश उन्हें सब बताता है कि अंकल आंटी यहाँ से घर जा रहे हैं और कल आएंगे। शर्मा जी सुरेंद्र जी से बात कर अभी आने का आग्रह करते हैं, पर सुरेंद्र जी कल आने की अनुमति मांगते हैं। राकेश निर्मला और सुरेंद्र जी के लिए टैक्सी कर देता है। निर्मला जी आसिका को बोलती हैं, बेटा अपना और गुड़िया का ख्याल रखना, हम कल आते हैं। आसिका गुड़िया को संभालते हुए बोलती है, जी माँ। शर्मा जी के घर पहुँचने के बाद आसिका की आंखें नम हो जाती हैं। वो अंदर जाती है। सामने शर्मा जी
शशि जी उसका इंतजार कर रहे थे। आशिका पिताजी के पैर छूती और शशि जी के पैर छूते हुए गले लगती है। आशिका की आंखें नम हो जाती हैं। तभी शशि जी बोलती हैं, रो क्यों रही हो बेटा, सब ठीक है ना? हाँ माँ, सब ठीक है, इतने दिनों बाद मिल रही हूँ ना, इसलिए आंखें भर आई। शशि जी अपनी नातिन स्नेहा को गोद में लेते हुए खूब लाड लगाते हुए बोलती हैं, मेरी गुड़िया रानी कितनी प्यारी है, किसी की नज़र न लगे। तभी शर्मा जी बोलते हैं, हमें भी दिखाइए शशि जी मेरी नातिन को। शशि जी स्नेहा को शर्मा जी को देती हैं। शर्मा जी स्नेहा को पुचकारते हुए बोलते हैं, बेटा पंकज नहीं आए? नहीं पापा, उन्हें ऑफिस का काम था। फिर शर्मा जी बोलते हैं, मैंने कई बार पंकज को कॉल किया था पर उठाए ही नहीं। पहले तो फ़ोन उठा लेते थे, अब आशिका के जख्म और हरे होने लगे। लेकिन फिर भी आशिका ने पंकज के बारे में कुछ नहीं बताया। तभी आशिका पूछती है, भाभी कहाँ है? शशि जी बोलती हैं, बेटा वो मायके गई हैं, उसकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है। चलो बेटा अपने कमरे में जाकर आराम करो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। आशिका अपने कमरे में चली जाती है। तभी राकेश बोलता है, माँ आशिका पहले जैसी नहीं लग रही, खोई खोई सी है, ना हंसी है ना कुछ ज़्यादा बात की। तभी शशि जी बोलती हैं, हो सकता है बेटा वो सफ़र के कारण थक चुकी हो, तुम जाओ तैयार हो जाओ ऑफिस के लिए। राकेश ऑफिस के लिए चला जाता है। तभी शशि जी चिंता का भाव लाते हुए शर्मा जी से बोलती हैं, जी राकेश ठीक कह रहा है, मेरी बेटी दुखी है और वो हमसे कुछ छुपा रही है। शर्मा जी बोलते हैं, ऐसा होता तो वो हमें बताती, वो ससुराल की बातें हमें क्यों बताएगी भला। मैं ऐसा करती हूँ, प्रिया को बुला लेती हूँ, दोनों साथ साथ रहेंगे 2 महीने, और कुछ बात हुई तो वो प्रिया को जरूर बताएगी। जी शशि जी आप सही बोल रही हैं, पंकज का फ़ोन न उठाना मुझे कुछ गलत लग रहा है, तुम प्रिया से बात करो। अगर विनय जी वैसे मना तो नहीं करेंगे आने के लिए, तुम बात कर लो। जी मैं कल बात करती हूँ, अभी आशिका के पास जाती हूँ मैं। शशि जी आशिका के पास नाश्ता लेकर जाती हैं, जहां आशिका अपनी बेटी को सुला रही थी। चहल पहल करने वाली आशिका, जिसके होने से घर में शोर रहता था, पर आज आशिका के आने पर कोई शोर नहीं, न कोई चहल पहल। तभी शशि जी नाश्ता आशिका के सामने रखते हुए बोलती हैं, ला इसे, तू नाश्ता कर ले, मैं इसे सुलाती हूँ। शशि गोद में स्नेहा को लेते हुए सुलाती है और बोलती है, बेटा सब कुछ ठीक है ना? हाँ माँ सब ठीक है। फिर तू इतनी उदास क्यों है? माँ थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा नाश्ता करके तू आराम कर, मैं गुड़िया को सुलाती हूँ। शशि जी को अभी कुछ पूछना ठीक नहीं लगा, इसलिए वो चुप रही और गुड़िया को लेकर चली जाती हैं। आशिका शशि जी के जाने के बाद रोने लगती है। आखिर कब तक इस बात को छुपाएगी? लेकिन जब सबको पता चलेगा पंकज के बारे में तो माँ पापा से सहन न होगा, इसलिए अभी चुप रहना ठीक है। पंकज जरूर बदल जाएंगे और मुझे लेने आएंगे जरूर। कल सुरेंद्र जी और निर्मला जी शर्मा जी के घर आते हैं। घर का माहौल देख वो समझ जाते हैं कि आशिका कुछ नहीं बताई पंकज के बारे में, इसलिए निर्मला जी और सुरेंद्र जी भी खामोश रहते हैं। शर्मा जी और उनके परिवार वाले उनका अच्छे से खातिरदारी करते हैं और जाते वक्त निर्मला जी आशिका से बोलती हैं, बेटा तुमने घर में पंकज के बारे में कुछ नहीं बताया। नहीं माँ जी, पर क्यों? जी माँ, पंकज अभी बदल जाएंगे एक दिन और ये बात मेरे घर वालों को पता चली तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। निर्मला जी आशिका को आशीर्वाद देती हैं और कमरे से बाहर आती हैं और शर्मा जी से बोलती हैं, अब हमें आज्ञा दीजिए। तभी शर्मा जी बोलते हैं, मुंबई कब जा रहे हैं आप? सुरेंद्र जी बोलते हैं, जी 4 दिन बाद अभी हम दिल्ली जा रहे हैं अपने एक रिश्तेदार से मिलने, अब हम चलते हैं, आज्ञा दीजिए। जी नमस्कार। राकेश बनारस एयरपोर्ट पर निर्मला जी और सुरेंद्र जी को छोड़ने चला जाता है। रात हो चली, आशिका को नींद नहीं आती। वो पंकज के द्वारा किए हुए बुरे बर्ताव को सोचने लगती है, फिर पंकज के साथ गुजारे अच्छे पलों को याद करती है और फ़ोन हाथों में लेकर पंकज का नंबर मिलाने की कोशिश करती है।
ताकि पंकज को याद रहे कि आशिका उसकी वाइफ है। लेकिन फिर आशिका की हिम्मत नहीं हुई। उसकी आंखों के सामने पंकज का घटिया चेहरा उसे फ़ोन करने से रोक देता है। रात भर करवट बदलती रही पर नींद नहीं आई। आशिका बालकनी में जाती है और आकाश की तरफ देखती है और मन में सोचती है, रजत काश तुम मेरे हमसफ़र होते तो मैं आज ऐसी स्थिति में नहीं होती। कहाँ हो तुम? काश तुमसे मिलना हो पाए। आशिका गार्डन में बैठी थी, तभी किसी ने आशिका की आंखों को बंद कर दिया। आशिका समझ नहीं पाती कि कौन है। तभी प्रिया सामने आ जाती है और बोलती है, सरप्राइज! प्रिया तुम यहाँ? हाँ जी मैडम, हमें पता चला तुम आई हुई हो तो मैं भी आ गई। प्रिया के आने के बाद भी आशिका के चेहरे पर खुशी नहीं थी। तभी प्रिया बोलती है, क्या हुआ? तो फिर ऐसी उदास सा चेहरा क्यों बना रखा है? पंकज जी ज़्यादा तंग करते हैं क्या? और प्रिया फिर हंसने लग जाती है। आशिका हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पर लिए हुई रहती है और बोलती है, ये सब छोड़ तू, अपना बता, विनय जी आए हैं क्या? नहीं, विनय नहीं आए, मैं अकेले आई हूँ। विनय कैसे कैसे कर CA टिकट करवाया, फिर मैं और मेरी बिटिया आ गए तुमसे मिलने। है नसिया। तभी आशिका प्रिया की बेटी को गोद में लेते हुए बोलती है, सिया बहुत प्यारा नाम है। तभी प्रिया बोलती है, तेरी बेटी कहाँ है? वो माँ के पास है। अच्छा और बताओ, पंकज भी आए हैं क्या? आशिका कुछ नहीं बोलती। तभी प्रिया बोलती है, अरे कहाँ खो गई? मैंने पूछा, पंकज भी आए हैं क्या? नहीं, उन्हें ऑफिस का काम था इसलिए नहीं आए। बोलते हुए आशिका घर के अंदर जाने लगती है। तभी प्रिया खुद से बोलती है, अरे इसे क्या हुआ? बहुत अजीब बर्ताव कर रही है। तभी प्रिया आशिका के साथ अंदर चली जाती है। स्नेहा शशि को गोद में सो रही थी। प्रिया शशि के पैर छूती है। नमस्ते बेटा, सही किया तुम आ गई। तभी स्नेहा उठ जाती है। तभी प्रिया बोलती है, उठ गई लाडो। तभी शशि जी आशिका की गोद में प्रिया की बेटी सिया को लेते हुए बोलती हैं, अब हमारे घर में दो दो नन्हे मेहमान आ गए। नानी अब सबके साथ खूब खेलेगी। तभी प्रिया बोलती है, दो नहीं अब 3 होंगे। अपनी शीतल भाभी तो कभी भी खुशखबरी दे देंगी। तभी शशि बोलती हैं, हाँ उसका भी डिलीवरी डेट आने वाला है। तभी प्रिया बोलती है, वैसे आशिका तेरी बेटी तुझ पर गई है। बेचारे पंकज जी अभी कैसे रहते होंगे अभी आशिका के बिना। फिर प्रिया हंसने लग जाती है। तभी आशिका स्नेहा को गोद में लेती है और बोलती है, इसे भूख लगी होगी, मैं इसे दूध पिला कर लाती हूँ। और आशिका स्नेहा को लेकर कमरे में चली जाती है। तभी प्रिया बोलती है, आंटी एक बात पूछूं? हाँ बोलो। आशिका को कुछ हुआ है क्या? वो उखड़ी उखड़ी सी क्यों है? ये तो वो आशिका है ही नहीं जिसके होने से लगता था कि कोई घर में है। इतनी उदास क्यों है? और रंग भी चेहरे का उड़ा हुआ है। तभी शशि बोलती हैं, हाँ बेटा, हम सबको भी यही लगा, लेकिन वो हमें कुछ बता नहीं रही, इसलिए तुम्हें बुलाया। प्रिया आशिका के कमरे में जाती है और बोलती है, इतने दिनों बाद मैं तुझसे मिल रही हूँ और तू है कि चुपचाप बैठी है। तभी प्रिया के फ़ोन पर विनय का कॉल आता है। प्रिया विनय से बात करते हुए बोलती है, हाँ मेरे पतिदेव, मैं और हमारी बेटी दोनों सही से पहुँच गए और हम अभी आशिका के साथ हैं। मिस कर रहा हूँ तुम्हें। ओहो, मिस कर रहे हो तो जब भी छुट्टी हो जाए मिलने आ जाओ, विनय बोलता है। अभी नहीं प्रिया, फिलहाल अभी ऑफिस में हूँ, नाइट में वीडियो कॉल करता हूँ। आई लव यू, बाय। आई लव यू। फिर विनय फ़ोन रख देता है। आशिका प्रिया और विनय की बातें सुन रही थी और सोच रही थी कि कितना प्यार है दोनों में, एक दूसरे की कितनी फिक्र करते हैं। और एक पंकज है जो कि 20 दिन हो गए लेकिन फ़ोन तक नहीं किए, मेरी छोटी बेटी का हाल तक नहीं पूछते। तभी प्रिया बोलती है, मैडम फिर खो गई। आशिका प्रिया की तरफ देखती है और बोलती है, नहीं, एक बात पूछूं प्रिया तुमसे? हाँ पूछो। क्या विनय कभी तेरे बिना रहे हैं? तभी प्रिया बोलती है, अरे नहीं, कभी नहीं रहे। ये तो पहली बार मैं उनसे दूर हुई हूँ। इतना बोलने के बाद
वो मुझे आने दिए हैं, नहीं तो आने नहीं देते। सच में बहुत खुशकिस्मत वाली हूँ मैं, जो बिना जैसा लाइफ पार्टनर मिला। आशिका कुछ नहीं बोलती। फिर प्रिया बोलती है, आजकल के लड़के तो शादी के बाद भी अफेयर कर लेते हैं। तुझे पता है, पारुल जिसे तू शादी में मिली थी, उसका पति एक नंबर का धोखेबाज निकला। पारुल की भी लव मैरिज थी। शादी के कुछ दिन तक सब ठीक रहा, फिर आए दिन उसका पति किसी न किसी बहाने उसे लड़ता था। पारुल के पापा तो अमीर हैं, इसलिए वो पारुल को घर से पैसे लाने के लिए बोलता था। कितनी बार तो उसने उसकी हर डिमांड पूरी की, पर बाद में पारुल उस लड़के से खुद अलग हो गई। अब देखो, उसकी अभी अभी शादी हुई है, बहुत खुश है वो अब। आशिका बोलती है, सच में आजकल किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। फिर आशिका की आंखें नम हो जाती हैं और वो वॉशरूम की तरफ जाने लगती है। तभी प्रिया उसे बोलती है, आशिका तुम मेरी बचपन की दोस्त हो, हमने एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाई, तो अब क्यों? आशिका की आंखों से आंसू बह जाते हैं। तभी प्रिया आशिका को संभालते हुए बेड पर बिठाती है और बोलती है, क्या बात है आशिका, कम से कम मुझे बताओ, तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। देख, अगर तुम मुझे कुछ नहीं बताएगी तो मैं घर में सबको बोल दूंगी। तभी आशिका प्रिया के गले लगकर रोने लगती है और उसे पंकज के बारे में सब कुछ बता देती है। तभी प्रिया बोलती है, पंकज जी ऐसा कैसे कर सकते हैं तेरे साथ? तू इतना दर्द अपने अंदर छुपाए हुए थी, कम से कम अंकल आंटी को तो बताती, वो कुछ पहल निकालते इस परेशानी का। तभी आशिका अपने आंसू पोंछते हुए बोलती है, नहीं मम्मी पापा को कुछ मत बताना। ऐसे कैसे आशिका, मुझे बताना होगा। वो तुझे देखकर ही समझ गए थे कि कुछ गलत है, और सच में तेरे साथ तो सब कुछ गलत हुआ है। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुझ पर हाथ उठाने की? तभी आशिका बोलती है, मैंने तुझे सब कुछ बताया ताकि मेरी तकलीफ कुछ कम हो, पर मम्मी पापा को पता चला तो वो बिल्कुल टूट जाएंगे। तभी प्रिया बोलती है, तो क्या ऐसे ही चलेगा सब कुछ? आशिका, तेरे साथ तेरी बेटी भी है। माना कि तेरे सास ससुर बहुत अच्छे हैं, पर वो कब तक तेरे साथ रहेंगे? तभी आशिका बोलती है, सही वक्त आने दे, मुझे पंकज के आने का इंतजार है। तभी प्रिया गुस्साते हुए बोलती है, किस पंकज की बात कर रही है, जिसने तुझे अभी तक कॉल नहीं किया और किसी और लड़की के साथ रहता है? कितनी बेशरम इंसान है वो, जिसे अपनी बेटी तक का ख्याल नहीं आया और उससे उम्मीद कर रही है। आशिका आंसू पोंछते हुए बोलती है, मेरी इतनी सी बात मान लो। प्रिया आशिका के सामने हार गई और बोलती है, ठीक है, मैं कुछ दिन और इंतज़ार करूंगी। अगर उसने तुझे फ़ोन नहीं किया और तेरा फ़ोन नहीं उठाया तो मैं सारी बातें अंकल आंटी को बता दूंगी। फिर प्रिया कमरे से चली जाती है। तभी आशिका अपनी सास को फ़ोन लगाती हैं और पंकज के बारे में पूछती हैं। निर्मला जी दुखी आवाज़ में बोलती हैं, बेटा क्या बताऊं, पंकज वैसा ही है, उस लड़की के घर रहता है, कभी कभी आता है। इस बात पर सुरेंद्र जी और पंकज में लड़ाई हो गई, फिर वो चला गया और अभी तक नहीं आया। फ़ोन लगाते हैं तो बोलता है, मेरा जब मन करेगा मैं आ जाऊंगा। बेटा तुम एक बार अच्छे वक्त पर फ़ोन करके देखो, शायद वो संभल जाए। आशिका हाँ में जवाब देकर फ़ोन रख देती है और अपनी बेटी को गले से लगाकर रोने लगती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लग रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।